हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस चैनल पर हमने एवोल्यूशन और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये दोनों चैप्टर्स कवर किए हैं। दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये चैप्टर्स पढ़ते समय हम थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं। एवोल्यूशन में भी हम यही देखते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हमको नज़र आ रहा है तो ये इस तरह का कैसे बना और इवॉल्व कैसे हुआ है। उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी हम ये देखते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स को या अपनी पिछली जनरेशन को कैसे रिजेंबल कर रहा है या किस तरह से इनसे डिफर कर रहा है। तो हम दो जनरेशन्स के बीच का लिंक देखने लगते हैं। लेकिन अब हम इकोलॉजी पर आ जाते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में आएंगे और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों के सामने है वो किस तरह से रहता है, अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स और अपनी सराउंडिंग्स के साथ किस तरह से तालमेल बिठाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी के वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization: macromolecules, cells, tissues, organs, individual organisms, population, community, ecosystem and biome. तो वैसे जनरली हम बायोलॉजी में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस इसकी बॉडी में चल रही हैं, कैसा ये दिख रहा है, कौन से टिश्यूज़ इसके पास में हैं। लेकिन इकोलॉजी में खास बात यह है कि यहाँ पर हम सिर्फ उस इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं रहते या उसके सेल के लेवल पे नहीं रहते, उसके ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पे नहीं रहते, बल्कि हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स में बाकी सारी जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके साथ क्या रिलेशनशिप रख रहा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। दूसरी चीज़, उसके जैसे जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट हैं, चाहे वो अपनी ही स्पीशीज़ के हों या उस कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स हों, दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर हों, उनके साथ कैसी इंटरेक्शंस कर रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यही यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि पॉपुलेशन लेवल पर भी, यानी एक ही स्पीशीज़ के बहुत से ऑर्गेनिज्म जब मिलके रहते हैं तो क्या क्या होता है, उनके बीच में कैसी इंटरेक्शंस होती हैं, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब जानने वाले हैं। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions, और इन्हीं questions के answers हम ecology में ढूंढने वाले हैं। So, we've already learnt in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical or abiotic environment. Ecology is basically concerned with 4 levels of biological organization: organism यानी एक इंडिविजुअल, पॉपुलेशन यानी एक ही स्पीशीज़ के कई सारे इंडिविजुअल जो कि मिलकर रह रहे हैं, कम्युनिटी यानी डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस जो कि एक इकोसिस्टम में, एक हैबिटेट में साथ में मिलकर रह रहे हैं, एंड बायोम्स जो कि बिल्कुल ही हायर लेवल हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। तो हम एक इंडिविजुअल और उन इंडिविजुअल से मिलकर कैसे पॉपुलेशन बनती है इसकी बात इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो ये तो हमने देखा ही था, ये तो हमें डार्विन ने ही बता दिया कि जो अच्छे से अडेप्ट कर लेगा अपने एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव भी करेगा, और जो सर्वाइव करेगा वो उतने ही ज़्यादा यंग वंस पीछे छोड़ के जाएगा, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। You may have learnt in earlier classes how the rotation of a planet around the sun and the tilt of axis cause annual variations in intensity and duration of temperature, resulting in distinct seasons. तो अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से किस तरह से अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में साल के अलग अलग टाइम पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ धूप पहुंचता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट वेरी करता है, और कैसे उसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। These variations, together with annual variation in precipitation, account for formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra. तो हमारी अर्थ पे इतने अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स क्यों बने? इसीलिए बने क्योंकि अर्थ पर हर जगह हर समय सेम टेम्परेचर नहीं रहता है, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं रहती हैं, और इन्हीं अंतरों की वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के हैबिटेट्स बन गए हैं, डिफरेंट टाइप के बायोम्स बन गए हैं, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टंड्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं। Regional and local variations within each biome lead to formation of a wide variety of habitats. कई सारे habitats हमारे पास में हैं। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats, जैसे कि scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost,
पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, कंपोस्ट पिट्स, इन सारी जगहों पर चाहे हमको इन्हें देखकर लगे कि ये अनफेवरेबल है लाइफ के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म तो होगा ही जो यहाँ पर अडेप्ट करके सर्वाइव कर रहा होगा, यहाँ पर रह रहा होगा. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. Even हमारे intestine में, हमारे elementary canal में भी कई सारे microbes adapt करके रहते हैं. So what are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical conditions of different habitats? The most important ones are temperature, water, light and soil. तो हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर हैं? अगर हम लिविंग थिंग्स को छोड़ दें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें, तो मेनली 4 ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे लाइफ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, इसके सर्वाइवल को अफेक्ट कर सकते हैं. We must remember that the physicochemical or abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic components also. Pathogens हैं, parasites हैं, predators हैं, competitors हैं of the organism with which they interact constantly. तो अगर हम एक habitat में रह रहे हैं, इसमें हमें living और non-living दोनों तरह के factors के साथ interact करना पड़ेगा. Living तो वो living organism जो कि इस हैबिटेट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हमारे पास में हैं जो मेनली 4 होते हैं जिन्हें अभी हमने लिस्ट किया था. तो इन दोनों से मिलकर बायोलॉजिकल कम्युनिटी और फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन दोनों से मिलकर एक हैबिटेट बनता है जिसके अंदर सर्वाइव करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनके साथ इंटरैक्शन करनी पड़ती है, इनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है. So they interact constantly. We assume that over a period of time, the organism had, through natural selection, evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All these together comprise its niche. तो यार हम 2 टर्म्स यूज करते हैं. एक तो हम बोलते हैं हैबिटेट. हैबिटेट मतलब आप समझ लो कि सिर्फ एड्रेस की बात हो रही है. जैसे कि अगर किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो उस ऑफिस में आप कौन से कैबिन में बैठ रहे हो या कौन सी कुर्सी पे बैठ रहे हो, कौन सी सीट पे बैठ रहे हो, ये तो आपका हैबिटेट हो गया. लेकिन जो निश वर्ड है वो हैबिटेट से थोड़ा बड़ा है. वहाँ पर सिर्फ हम उस जगह की बात नहीं कर रहे, उस प्लेस की बात नहीं कर रहे जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है. यहाँ पर हम उसके फंक्शनल रोल को भी डिस्कस कर रहे हैं. भाई वो वहाँ पर रहेगा तो कौन सी रिसोर्सेज को वो यूज़ करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन करेगा, इस इकोसिस्टम के अंदर उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा. ये सारी ही चीज़ें हम कंसिडर करते हुए हैबिटेट के साथ जब हमने फंक्शनल एस्पेक्ट भी मिला दिया तो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के रोल को कंबाइन करके निश वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि आप ऑफिस में किस टेबल पे बैठते हो, किस डेस्क पे बैठते हो, ये अगर बताया गया तो ये आपका हैबिटेट हुआ. लेकिन उस डेस्क पे बैठ के दिन भर आप काम क्या करते हो, ये काम उस ऑफिस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और किस तरह से पूरे ऑफिस को चलाने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ये आपकी निश हो गई. तो निश और हैबिटेट में अंतर समझे. हैबिटेट मतलब सिर्फ वो जगह जहाँ पर आप बैठे हो या जहाँ पर आप रह रहे हो, और निश मतलब कौन सी रिसोर्सेज यूटिलाइज करोगे, वहाँ पर रहकर क्या क्या काम करोगे, इस काम की क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, आपका क्या रोल रहेगा. ये सारी बातें भी हमने कंसिडर कर ली. तो चलो अब उन मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो अपने पास हो जाता है भाई टेम्परेचर. टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये अफेक्ट करता है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, decreases progressively from equator towards the poles and from plains to the mountain tops. तो एक पैटर्न तो टेम्परेचर का रहता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे रहेगी, जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे गर्मी कम होती चली जाएगी. उसी तरह से प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर जाओगे जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा गर्मी उतनी कम होती चली जाएगी. तो रेंज बहुत ही बड़ी है. इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज, कहीं कहीं पे तो माइनस में होता है, एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी, पोलर एरियाज में भी, टू even greater than 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन द समर. तो जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर तो 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, और जहाँ पर सर्दी रहती है वहाँ टेम्परेचर माइनस में भी रहता है. तो काफ़ी बड़ी रेंज है, और इस पूरी ही रेंज में कोई ना कोई ऐसा धुरंधर ऑर्गेनिज्म ज़रूर है जो वहाँ पर अडेप्ट करके रह रहा है, चाहे वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई हो या वहाँ पर आग लगी हो. So, there are unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है. ऐसे भी हैबिटेट हमारे पास में है, और उनको हम हैबिटेट क्यों बोल रहे हैं? हैबिटेट बोल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पर रहता है.
It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes. You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism. अब टेम्परेचर का इतना गहरा असर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर क्यों पड़ता है? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सारे रिएक्शंस को एंजाइम की ज़रूरत है, कैटलिस्ट की ज़रूरत है, और ये एंजाइम नेचर में प्रोटीनेशियस होते हैं. तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं रहा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, तो वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, और अगर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो भाई ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called eurythermal. तो यूरीथर्मल तो उसको बोला जो कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से बैठ सकता है, अडेप्ट कर सकता है. But a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature, such organisms are called stenothermal. तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हमने बांटा. यूरीथर्मल वो जो कि टेम्परेचर में थोड़ी ऊंच नीच होगी तो टॉलरेट कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, और स्टीनोथर्मल वो है जो सिर्फ एक नैरो रेंज में ही रह पाएगा. अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर या नीचे हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के साथ डील करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. अब जो ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें रह सकता है, अडेप्ट कर सकता है, उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा जगहों पर पाया जाएगा, ज़्यादा हैबिटेट्स में रह सकेगा. और जो उसी रेंज में रहता है उसके अलावा उसका सर्वाइव करना ही मुश्किल है, वो तो सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर ही पाया जाएगा. तो हमारे स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कम रह जाएंगे, और यूरीथर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. In recent years, there has been a growing concern about gradually increasing average global temperatures. तो इकोलॉजी में आगे हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन हाँ यार, ये बात तो है कि अर्थ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स को गर्मी से दिक्कत होती है, धीरे धीरे उनका सर्वाइव करना मुश्किल होता चला जाएगा. चलो, ये तो बात हो गई टेम्परेचर की. इसके बाद आ जाते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी वाटर पे. वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इन फैक्ट, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इट इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. चाहे किसी ऑर्गेनिज्म को पानी के अंदर रहना है या लैंड पे, पानी के बिना तो उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. और यही माना जाता है कि अर्थ पे लाइफ जो पहली बार ओरिजिनेट हुई थी, पहले जो लिविंग सेल्स बने थे, वो भी पानी के अंदर ही बने होंगे. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there. तो जहाँ पर बहुत ही ड्राई कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है, वहाँ पर तो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए अलग अलग अडेप्टेशंस शो करनी पड़ेंगी कि पानी की कमी में भी वो सर्वाइव कर पाए. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water-related problems, but it is not true. हाँ, ये बात तो है कि सिर्फ पानी की कमी की या पानी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं, इसकी हम बात नहीं करते. जब हम बात करते हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो जो पानी के अंदर ही रहते हैं, जो एक्वेटिक हैं, उनकी लाइफ में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि सिर्फ वाटर का अमाउंट नहीं, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं, बल्कि वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो these organisms also face water related problems. For aquatic organisms, the quality में क्या क्या आ गया? केमिकल कॉम्पोजिशन. कहीं पानी में कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस तो नहीं है, कहीं इसका pH ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है. सो द क्वालिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट. द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम सेलिनिटी को मेजर करेंगे पार्ट्स पर 1000 में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, तो फ्रेश वाटर में ज़्यादातर लेस देन 5 हमको सेलिनिटी मिलेगी पार्ट्स पर 1000. सी वाटर में 30 से 35 मिलेगी, और कुछ हाइपर सेलाइन लगून्स में 100 से भी ऊपर चली जाती है. सो सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटीज. अगेन वही जैसे हमने यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल की बात की थी, हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बियर करने की या टॉलरेट करने की एबिलिटी वाले ऑर्गेनिजम्स को भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि यूरीहेलाइन वो है जो कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो झेल जाएगा, लेकिन स्टीनोहेलाइन हम उसको कह देंगे जो सिर्फ एक नैरो रेंज में ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा चेंज आया तो उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है.
Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems they would face. तो एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन पानी में होनी चाहिए, तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर पाएगा. तो जो एक्वेटिक भी हैं, जिनके पास भरपूर मात्रा में पानी भी है, उनके लिए भी इस पानी की क्वालिटी, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, इसका पीएच, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. और अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसके बाद टेम्परेचर और वाटर के बाद हमारे पास तीसरा फैक्टर आता है जो कि टेम्परेचर के साथ क्लोजली रिलेटेड है, जो कि हो गया लाइट. Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly the autotrophs. अब लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लाइफ को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है. ये तो बहुत छोटी बात हो गई. लाइफ पॉसिबल ही लाइट की वजह से ही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है सब प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, सब ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने पीने के लिए. और ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस तब करेंगे जब सनलाइट अवेलेबल होगी. सो लाइट, यू कैन से, इज नॉट ओनली अ मेजर एबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइट इज सस्टेनिंग द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जीवित है तो सिर्फ लाइट की वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब सनलाइट पे ही डिपेंड कर रहे हैं. अब हम खाते तो रोटी हैं, लेकिन वो रोटी जिस प्लांट से हमने ऑब्टेन की, वो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करके ही ये न्यूट्रिएंट्स बना पा रहा था ना. इसीलिए लाइट अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Many species of small plants growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they constantly overshadowed by tall canopied trees. तो कई छोटे छोटे साइज के प्लांट्स बेचारे ऐसे भी होते हैं जो नीचे के लेवल पे ग्रो कर रहे होते हैं और ऊपर बड़े बड़े पेड़ों ने पूरी छाया कर दी होती है, उनके पास बहुत ही कम धूप पहुंचती है और इसी कम लाइट कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करने की उन्होंने आदत डाल रखी है. दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं बल्कि लाइट प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए भी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट के बेसिस पे ही प्लांट को तो पता लगता है कि सीज़न बदल चुका है. लाइट की ड्यूरेशन, दिन और रात की जो ड्यूरेशन है, कितनी देर लाइट से वो एक्सपोज हुआ, इसी पे वो अपनी फ्लावरिंग की एक्टिविटीज़ को जो है डिपेंड करके रखता है या टाइम करके रखता है. तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं, यहाँ पर फ्लावरिंग भी लाइट पे डिपेंडेंट हो गई, फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट हो गई. और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स में भी हम ये देखते हैं कि फॉर मेनी एनिमल्स लाइट इज इंपॉर्टेंट, that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. तो प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी अपनी सारी एक्टिविटी सीजनल बेसिस पे ही करते हैं. और सीजन बदल गया है ये एनिमल को कैसे पता लगेगा? एनिमल को जब दिन और रात की ड्यूरेशन बदल जाएगी, जब लाइट की इंटेंसिटी बदल जाएगी, सीजन के साथ इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इससे ही पता लगता है कि हाँ भाई, अब कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कैरी आउट करने का टाइम हो गया है. तो एनिमल्स भी जो फोरेजिंग कर रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, इस सब की टाइमिंग उन्हें कैसे पता लगती है? उनके पास कोई कैलेंडर या कोई अलार्म क्लॉक तो है नहीं, सिर्फ लाइट पे ही डिपेंड रहते हैं. और लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में जो भी चेंजेस डे नाइट में आ रहे हैं या सीजनली आ रहे हैं, इसी के हिसाब से अपनी सारी एक्टिविटीज़ वो टाइम करते हैं. Availability of light on land is closely linked with that of temperature, since sun is the source of both. Temperature और light, ये दोनों ही फैक्टर्स सन पे ही डिपेंडेंट है. बट डीप, कितना डीप? ग्रेटर देन 500 मीटर की डेप्थ पे अगर हम जाएंगे ओशन में, द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन. तो अगर हम बहुत ही डीप ओशन में जाते हैं तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आराम से बिना लाइट के रह रहे हैं. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट के बिना भी एक पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है सस्टेन हो रही है. लेकिन क्योंकि इतनी ग्रेट डेप्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज लाइट ही सबके लिए फूड का, न्यूट्रिशन का और लाइफ का सोर्स है. द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अगेन, जैसे कि हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे कि सिर्फ यही नहीं कि पानी मिल गया यही बहुत है, पानी की क्वालिटी कैसी है ये भी डिपेंड करता है. वैसे ही हमारी सनलाइट के केस में भी है कि सिर्फ धूप मिल जाए इतना ही काफ़ी नहीं है, इसकी स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी मैटर करेगी कि हमें रेडिएशन की कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है, कौन सी वेवलेंथ पहुँच रही है. The UV component of spectrum is harmful to many organisms, while not all the color components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean.
तो हम यही देखते हैं कि जितना जितना ओशन में हम डीप जाते रहते हैं तो लाइट की पेनिट्रेशन उतनी ही कम होती है। कुछ वेवलेंथ्स आगे पहुंच पाती हैं, कुछ पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली बहुत डीप जाने के बाद तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। सो लाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और फाइनली आ जाते हैं हम सॉइल के ऊपर। सॉइल इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। The nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred. तो डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरह की सॉइल हमें मिलती है। तो छोटी क्लासेस में ही हमने देख लिया कि सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, उसकी फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग होता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, जहाँ जिस जगह पर वो सॉइल पाई जाती है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, इन सभी फैक्टर्स पर सॉइल डिपेंड करेगी। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटर्मिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो कितना वाटर सॉइल होल्ड कर सकती है या उसके अंदर कितनी ईजिली वाटर सीप कर सकता है, ये सारी सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी पे बातें डिपेंड करेगी। These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. अब प्लांट्स को ग्रो करना है सॉइल में, तो कैसे प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे ये बात तो सॉइल पे ही डिपेंड करती है। जिस तरह के प्लांट्स के लिए, जिस तरह की वेजिटेशन के लिए हमारी सॉइल सूटेबल होगी, उसी तरह की प्लांट वहाँ पर पाए जाएंगे, और जो हमारी प्लांट कम्युनिटी होगी उसी के बेसिस पे एनिमल्स की कम्युनिटी भी इस्टेब्लिश होगी। तो सॉइल पे डिपेंड करता है कि कैसे प्लांट उगेंगे, और अल्टीमेटली प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है कि कैसे एनिमल वहाँ रहेंगे। तो अगेन किसी भी हैबिटेट में किस तरह की सॉइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, और वहाँ पर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकेंगे इस बात को डिटरमिन करता है। This dictates the type of animals that can be supported. Similarly, aquatic environment में भले ही हमारे plants जो हैं वो कई सारे floating plants हों या soil का हमें इतना important role ना लगता हो, लेकिन ultimately नीचे जाके हमारी जो भी water body है उसके तले में the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. तो water body का जो bed है वहाँ पर भी जो soil होगी, जो sediments होंगे, उनके ऊपर depend करेगा कि वहाँ पर किस तरह के organisms survive कर पा रहे हैं या रह पा रहे हैं। तो ये हमारे पास मेन 4 हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं: टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। अब अगली बार चलो देखेंगे कि इन चारों फैक्टर्स के साथ कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डील करता है, और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है, इन चारों में से कोई भी फैक्टर ऐसा चला जाता है कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से इस तरह के चेंजेस के साथ या इस तरह की कंडीशंस के साथ वो डील करता है। चलिए मिलते हैं अगली बार।